अस्सलाम वालेकुम। 116 पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं जी। हमारी कोई रिवीजन नामी चीज़ एक चल रही है। अच्छा जी, ईपीएस में कोई गुंजाइश है तो बताएं। पर्चे में 70-80% सवाल सही कर लेना, बस इतनी मेहरबानी करना। पूरा बेशक सही ना कर हो रहा हो तो कर लेना, लेकिन कम से कम 70-80 से। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको अर्ज़ किया था, ज़रा गौर करें, अर्ज़ किया ज़रा गौर करें कि आपने कितने गया यार इरशाद, आपको मैंने कहा था कि आपने ये क्या, ये सवाल मैंने, अच्छा ये तो हो गया था, मैं भी कहूँ ये सवाल आपको कहा था कि आपने सॉल्व कर लेना है। कितने बच्चों ने कर लिया सॉल्व? बाकियों ने कब करना है? पेपर्स के बाद। कितने बच्चों ने किया? दोबारा हाथ खड़ा करें। सॉल्व हो गया था? कितने को परसेंट? अल्लाह, उसमें मसला आया, वो बात ही मसले वाली थी। ठीक है, उसी को ही डिस्कस थोड़ा सा करके फिर मैं रिसेंट टाइम का एनपीओ का सवाल कराता हूँ। असल में जोहर में अब 1 घंटा रह गया है, तो पीपीई का नोट नहीं पकड़ते, उस पर 1.25 घंटा लग सकता है नोट का सवाल करते हुए, तो इसलिए वो अभी छेड़ें तो बीच में ना रह जाए ना। तो जोहर की नमाज के बाद आते हैं तो फिर इंशाल्लाह पीपीई का नोट करेंगे। बड़ी बड़ी चीज़ें कर लें, छोटी छोटी भी साथ होती ही रहेंगी। ठीक है, क्योंकि ये भी जैसे ईपीएस एक्सपेक्टेड है इस दफ़ा, एंड पीपीई का भी नोट एक्सपेक्टेड है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट का भी एक सवाल देख लेंगे, कर लेते हैं तसल्ली के लिए। दस्तगीर लिमिटेड वाला रहता था, तो मैं देखूंगा जो सवाल कोई रहता है वो सवाल करा दूंगा, थोड़ी रिवीजन भी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये पीपीई का नोट इम्पॉर्टेंट है। एक्सट्रैक्ट्स भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस नोट के हैं। वो काफ़ी टाइम, मतलब फुल फ्लैश सवाल जिस तरह के आपने देखे हैं, ये हड़प्पा हड़ुप्पा हो गए, ये मंडे लिमिटेड आपने किया था, ये ये क्या पड़ा, स्पटनिक तो डिफरेंट चीज़ थी ना। ठीक है, तो इस तरह का कोई लेंथी सवाल नोट का वो आया नहीं, थोड़ा टाइम हो गया, तो आ सकता है। ऐसे ही ईपीएस मेहमान भी है, पिछली बार आया भी नहीं है, एक्सपेक्टेड है, इसलिए जोर लग रहा है उसके ऊपर ज़रा ज़्यादा। ठीक है, रेशो कैश फ्लो टिका के सवाल आ गए हैं, इसलिए उन पर थोड़ा सा कम जोर लगा, लेकिन कम जोर भी आपने खुद ही देखा है कितना है। यानी आपके वो टॉपिक भी बिल्कुल रेडी है, जैसा मर्जी सवाल पूछे। तो बस रिवीजन के अंदर ज़रा मैं उनके सवालों को ज़रा कम रख रहा हूँ। जैसे मैंने कैश फ्लो का सवाल आपको ज़रा कह दिया कि खुद कर लें, तो इसके अंदर जो मसला था वो डिस्कस कर लेता हूँ। कैश फ्लो का सवाल मैंने ये सॉल्यूशन आपके लिए जो बनाया था, इसमें पता नहीं यार इसको क्या मसला हुआ पड़ा है। इसके अंदर सिंपली आपने लेजर्स ओपन किए, लेजर्स ओपन करके उसके बाद आपने ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस में लिखे हुए हैं। क्योंकि डायरेक्ट मेथड से बनानी थी ये कैश फ्लो, तो आपके पास सोल्यूशन मौजूद है। ठीक है ना, डायरेक्ट मेथड से बनानी थी तो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वाला एरिया चेंज हो गया, उसमें कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कैश पेड टू सप्लायर और कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा, अब इस पूरे सवाल के अंदर कुछ भी नहीं करना था। ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग लेजर वाले, लेजर वाले, लेजर वाले, लेजर वाले, अलग अलग लेजर बनेंगे। डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, अलग अलग डेटर और प्रोविजन का लेजर वाले। अच्छा, अब ये किस में जाना था? ये एक्सपेंस के लेजर ए में जाता था, ये वर्किंग 1 में आता था। ठीक है, तो एक्सपेंस का लेजर, एक्सपेंस का अकाउंट जो बनता था, फिर लेजर दोनों इकट्ठे करके बना लेते होते हैं, लेजर वाले, लेजर वाले, लेजर वाले, लेजर वाले, ये एक्सपेंस का अकाउंट इस वो लेजर ए में इकट्ठा हो जाता था, याद है ना, एक्रूअल प्री पेमेंट। ठीक है, फिर एक्रूड एक्सपेंसेस हैं लेजर वाले, और बैंक ओडी वर्किंग 1। तो ये सब के लेजर मैंने ओपन कर लिए। ये पीपीई का नजर आ रहा है, जरा देखें, जरा नजर आ रहा है। इससे आगे करेंगे ना तो फिर ये दोनों पूरी तरह नजर नहीं आएंगे जरा, इसलिए मेरा दिल है कि वैसे तो अभी भी पूरे नजर नहीं आ रहे बाय द वे, इसको जरा 105 करें, शायद नजर आ जाए। जो इन्ना की नजर आ रहा है तो फिर तो सब नजर आ रहा है, फिर तो ड्रामे ही कर रहे हो, मतलब है ये ठीक है। इसमें भी अभी पूरी तरह नज़र नहीं आ रहा। मेरा दिल था कि ज़रा बार बार ऐसे इसको मूवे शूवे ना करना पड़े, मूवे शूवे। चलें खैर। अच्छा जी, अब पूरे सवाल के अंदर अब आपको अपनी तैयारी पे थोड़ा भरोसा भी रखना चाहिए, अल्लाह की ज़ात पे ज़्यादा भरोसा रखना चाहिए, लेकिन तैयारी पे भी थोड़ा सा भरोसा रखना चाहिए कि ठीक है, अब कॉन्फिडेंट रहें, हमें आता ही है सब, इंशाल्लाह कुछ नहीं होता, अल्लाह खैर करेंगे। वो नहीं खुल रहा, चलो गुजारा करते हैं। अच्छा, अब ये मैंने किया जनाब, ओपनिंग क्लोजिंग सारे जो पीपीई का एकोमोडेशन का है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ज़रा माजरत के साथ थोड़ा जल्दी में ऐसे ही बनता है। वो आपने जब मैंने आपको होमवर्क दिया तो घर जाके अब
वो ईशा से पहले थोड़ा सा टाइम था, ईशा के बाद सुबह की क्लास की तैयारी करनी थी, CMA की क्लास भी थी, आपकी भी थी, तो वो फिर जल्दी जल्दी IP शाइपी लिखा हुआ माफ़ कर देना, पर्चे में ना लिखना। वैसे वर्किंग में तो चलता है, लेकिन मैंने कोशिश की है फेस में पूरे अल्फाज लिखूं, ये मैंने कोशिश ज़रूर की है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ओपनिंग क्लोजिंग, इन्वेंट्री, चूंकि डायरेक्ट मेथड है तो इसका भी लेजर ओपन हो गया। उसके बाद ये नज़र आ रहा है सबको एंड तक? भाई एंड तक नज़र आ रहा है? ठीक है, मैं तो कहता हूँ थोड़ी देर के लाइट्स थोड़ा सा ऑफ कर दें, हो सकती है कहीं से ऑफ, कहाँ से होती है? ज़रा करना ज़रा ऐसे, ज़रा और बेहतर नज़र आए थोड़ा सा। चलो रहने दो यार, नज़र आ रहा है तो बस 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 बस, अब बेहतर हो गया, अब बेहतर हो गया थोड़ा, नहीं नज़र आ रहा, बस बस बस, ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है? चलो अच्छा, अभी तो देखो ओपनिंग क्लोजिंग डेटर, ओपनिंग क्लोजिंग प्रोविजन, ओपनिंग क्लोजिंग एक्सपेंसेस का ये एक्रूवल और प्रीपेमेंट दोनों आ जाएंगे। शेयर कैपिटल और प्रीमियम को मैंने ऐड कर दिया था, ज़रा जगह तंग थी, मैंने छोटी राइटिंग की, फिर भी बीचों मिस हो गया। खैर उसके बाद एक्सपेंसेस के नीचे ही मैंने वर्किंग रखी हुई है, यहाँ पे वर्किंग 5 में रेफ़र करना भूल गया, तो ये ज़रा 9, तो ये ज़रा वर्किंग 9 को मैं रेफ़र करता हूँ, एक्सपेंस को एक्सप करते हैं, एक्सप, और ये वर्किंग नंबर 9, ये जहाँ से फिगर निकल कर आई है। ठीक है जी, क्योंकि एक्सपेंस में नॉन कैश की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, वो एडजस्टमेंट यहाँ पर हुई पड़ी है, बाकी सारे उसी तरह से आपके लेजर्स हुए, ओपनिंग क्लोजिंग ओपन हो गए। ठीक है जी, अब एडजस्टमेंट्स सारे ओपनिंग क्लोजिंग लिख लिए, अब एडजस्टमेंट्स पे आए, तो एडजस्टमेंट में अच्छा ये क्योंकि डायरेक्ट मेथड है, P&L भी सारा जाएगा, ये कहाँ जाएगा? सेल्स में, डेटर में, डेटर से ये डेटर के अकाउंट में चला जाएगा। देखते जाओ साथ साथ, ये भी डेटर का लेजर आया हमारे पास, ये आपकी ये सेल आ रही है 1450, उसके बाद 860 कॉस्ट ऑफ सेल, इन्वेंट्री का लेजर है, ये इन्वेंट्रीज पड़ा है। ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ सेल आपकी आ रही है 860, नज़र आ रही है ना बेटा? ये एंड वाले दोनों बच्चे मुझे बता दें, लिटमस पेपर मेरे, ये नज़र आ रहा है? नज़र आ रहा है बेटा? इधर भी बाकी अगला नहीं नज़र आ रहा है, फिर वो याज्ञान या लाजक्रान, जी तो मेरे आखिरी बच्चे को नज़र आ रहा है, तो बाकी को भी आना चाहिए ना। अच्छा जी, ओके, नेक्स्ट है सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, ये 450, ये बीमार होते हैं, पता है ना आपको, क्योंकि डेप्रीसिएशन लटरम पटरम कुछ भी फेस पे नजर नहीं आ रहा, तो मतलब इन्हीं में छुपे पड़े होंगे नॉन कैश एक्सपेंसेस, तो इनको सही करना पड़ता है। आ जाओ भाई, माहौल बनाया हुआ हमने, जल्दी आज तक चेक करो आज हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, अदर इनकम किसी लेजर में नहीं जाती। ठीक है, अदर इनकम के वैसे आइटम्स पूरे करते हैं, बस इस सवाल में एक ये मसला था। खैर आगे देखते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल चार्जेस, आपके इंटरेस्ट एक्सपेंस के, इंटरेस्ट के लेजर में ये एक्सपेंस आ गया 16 रुपए का। ठीक है, को मसला? अच्छा, उसके बाद अब इंफॉर्मेशन में आता है, कहता है 10 मिलियन शेयर्स वर इशूड एज अ कंसीडरेशन, इसकी एंट्री होती है, बोलो बोलो एंट्री बेटा। वो कह रहा है 10 मिलियन शेयर्स हमने इशू किए हैं फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, तो PPE डेबिट, शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम क्रेडिट हमने वैसे ही इकट्ठा बना लिया है, तो हमारी तो जिंदगी आसान होगी। फेयर वैल्यू पर इसको रिकॉर्ड करते होते थे और वही क्रेडिट होता है, यानी कि उसी के बराबर शेयर्स इशू करते थे, तो जिंदगी आसान रखा, उसको आसान रखा हमें कि हमने इकट्ठा बना लिया। अब शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम दोनों ही क्रेडिट होने थे ना। अब ढूंढने से मिलेगा 10 मिलियन शेयर्स जो हैं, अगर एक शेयर 10 रुपए की फेस वैल्यू रखता है तो 150 के लिए कितने शेयर्स इशू करोगे? तो फेयर वैल्यू है 10 मिलियन शेयर्स इशू, बोलो 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 कितने? फेस वैल्यू तो नहीं करनी ना, मतलब यही तो मसला है कि उन्होंने 10 मिलियन शेयर्स इशू किए हैं, तो कितने पे इशू किए पता लगेगा यहाँ से, कितने पे? देखो ना, 150 की मशीन के लिए उन्होंने 10 मिलियन शेयर इशू किए, तो एक शेयर कितने का इशू किया? तो इसकी अगर पूरी एंट्री करनी हो तो यूं करेंगे हम, PPE डेबिट 150 से, शेयर कैपिटल क्रेडिट 10 × 10 100 से, और शेयर प्रीमियम 10 × 5। अब ये काम क्यों करें जब हमने ये इकट्ठा ही कर लिया, तुम्हारी जिंदगी आसान होगी, ये नहीं करना पड़ा, ये कर लिया, ये भी फायदा होगा। लेकिन इसकी एंट्री पोस्ट करो, एंट्री क्या है? PPE डेबिट, शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम का अकाउंट, तो PPE डेबिट, ये PPE डेबिट हो गया, ये 50 से PPE डेबिट, और ये जनाब शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम की हो गया। ठीक है, ये नजर आ गया कुछ थोड़ा बहुत, ये एंट्री पड़ गई। ओके, सही है। अच्छा, अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं जी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, ये डन हो गया एडजस्टमेंट। अगली में कहता है इक्विपमेंट जिसकी कॉस्ट 35 थी और अकोमोडेशन 21 थी, वो बिका है 5। इतना सीधा सवाल,
मतलब कि कहाँ जाएं अब आप, देख देख के आप कह रहे होंगे हाय काश हम इस अटेम्प्ट में होते, और जिस अटेम्प्ट जिन्होंने अटेम्प्ट दी थी उनका रिजल्ट वही 25-24-25%। सबसे बुरा रिजल्ट R1 का आता है। क्यों? निकम्मे निकट्टू, इंट्रो से तुक्के लगा लगा के आगे होते हैं, मतलब तुक्के उस तरह से इजी लेकर FAR1 को चलते हैं कैफ में, यहाँ पे फिर वो उठा के बाहर फेंकता है। यही FAR1 को पास करके FAR2 में जाने वाले बच्चे का 40% से ऊपर रिजल्ट है, उठा के स्टैट्स देख लें। तो क्यों FAR1 में रिजल्ट 22-23-24% है और FAR2 में 45% तक जाता है? क्योंकि पढ़ने वाले आगे आते हैं। नहीं, डर डर नहीं, डर क्या मतलब, जो आगे जाता है उसको पता होता है इतनी पढ़ाई करनी, इतनी मेहनत करनी है तो पास होना है, उसको पता होता है कि पास कैसे होना है, इसलिए वो आगे पास भी होते हैं। आगे जाकर फिर 40-45% रिजल्ट है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने 100% रिजल्ट देना है। आपको इससे क्या कि कोई पास हो रहा है दुनिया के अंदर नहीं हो रहा, क्यों? मसला ये है कि वो निकम्मे निकट्टू होकर आते हैं आगे, और आगे आगे भी कहते हैं बस ऐसे ही चल जाएगा काम। ऐसे नहीं चलता काम। अकाउंटिंग का समझो पहला हैवी पर्चा है जिसमें वो खंगाल देता है यहाँ से ही कि किसने अब आगे चलना है और किसने आगे नहीं चलना है। तो इतना आसान सवाल, क्या मसला है? पर्चे के अंदर बैठ के हाथ पांव फूल जाते हैं। तो मैंने आपको पहले भी कहा था, आज भी अभी भी वक्त है, देर नहीं हुई है। मैं रोज़ कहता हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने सुबह CMA की क्लास में कहा है अब सारी चीज़ें एक तरफ हो गई हैं, सिर्फ 4 काम करने हैं। अब आपने 13 से 14 घंटे रोज़ पढ़ाई को देने हैं इस महीने में। एक काम तो ये करना है तो ताकि आपके जितने पर्चे हैं वो सारे पास हो ना। चलें, इसमें से आपने R1 के लिए 4-5 घंटे कर लिए, बाकी ऐसे ही 4-5 घंटे एक और के लिए जो है वो फिर आप मैनेज कर लेते हैं, किसी को 4 किसी को 5, किसी दिन एक को ज़्यादा एक को कम। तो 13-14 घंटे निकालने हैं आपने, ये तो आप साइड पे करने, ये तो वैसे ही ज़रूरी चीज़ है ना। उसके बाद रह गई 3 चीज़ें। नींद इंशाल्लाह 6 घंटे की काफ़ी होती है, 2 टुकड़ों में कर लो तो 6 घंटे और 1 घंटे 7 घंटे सो लो। तो अगर 14 घंटे पढ़ रहे हो और 7 घंटे सो रहे हो तो 3 घंटे फिर भी बाकी हैं खाने के लिए, नमाज के लिए, घंटा गेम भी करने जाओ तो निकल सकते हैं। आप स्केड्यूल करो खुद को। मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, फाइनल के पर्चों में भी रोज़ असर से मगरिब में गेम करता था, लेकिन उसके अलावा मैं बस मस्जिद नमाज पढ़ने जाता था। किसी को पता ही नहीं होता था, गाँव रह के पढ़ता था, हालांकि किसी को पता ही नहीं होता था कि आया हुआ या नहीं आया हुआ है। हालांकि रोज़ मतलब वैसे तो पता ही होता था, लेकिन साफ सुथरी बात थी भाई, कोई चक्कर ही कोई नहीं। जिसने मिलना है ग्राउंड में आओ, खेलो भी सही, फ्रेश भी हो, मिलो भी सही, नहीं तो कोई मुलाकात नहीं। कोई खुशी कोई गमी, बस गमी पे पहुंच गया, हाज़िरी दे ली, खुशी पे भी शक्ल दिखा ली अगर कोई आ जाती थी तो बेटा आप लोगों के सामने मकसद होना चाहिए ये, ठीक है। तो ये काम तो हो गया साइड पे। अब बाकी रह गए 3 काम, जिनमें नंबर 3 काम क्या है कि एक सिटिंग में किसी भी टॉपिक के सारे सवाल करने हैं। मैं नंबर 3 पे इसलिए रखा कि कभी कभी कोई टॉपिक बहुत बड़ा होता है और कभी कभी आपको थकावट हो जाती है, थोड़ा ब्रेक लेकर करते हो तो ये कोई फ़र्ज़ में नहीं आ जाता, लेकिन कोशिश ये करनी है हो सके तो एक सिटिंग में ये टॉपिक आपने कोई भी करना है तो एक में करना है। उसके बाद सबसे अहम 2 काम, जो मैंने कहा 2 काम लाजमी कर लो, पास होना चाहते हो तो 2 काम। मार्क्स इंटू 1.8 करके सवाल करोगे, जो भी सवाल अब करोगे आज से ऑनवर्ड्स, पहले भी कहा था अभी कर लो। और दूसरा, सोल्यूशन को कतन नहीं देखना जब तक एक बार सवाल पूरा ना हो जाए। ये 2 काम सिर्फ कर लो, वो 2 तो प्री रेक्विजिट्स है ना। बैठोगे तो करोगे काम, 13-14 घंटे बैठोगे तो 12 घंटे पढ़ाई होगी, सीधी सी बात है। बीच में कभी सुस्ती हो जाती है, कभी दिमाग आसपास हो जाता है। तो 13 से 14 घंटे प्री रेक्विजिट है। उसके बाद बेहतर है कि एक सिटिंग में किसी भी टॉपिक के सवाल करो। और मेन 2 काम जो आपने करने हैं अगर पास होना है इस अटेम्प्ट के अंदर, तो बस इतना सा कर लो, मार्क्स इंटू 1.8 करके इस 1 महीने में जो सवाल भी करो, किसी भी सब्जेक्ट का करो, ऐसे ही करो, मार्क्स इंटू 1.8 करो, सोल्यूशन देखे बगैर एक बार कर लो। अच्छा, सोल्यूशन में गलती आ गई, 90% सवाल सही है, गलती आई है, गलती आइडेंटिफाई हो गई ना, दोबारा उस सवाल को फिर ना करो, आगे चलो। ये नहीं कि आपका टाइम ज़ाया हो रहा है कि जी गलत हो गया तो। हाँ, अगर बहुत ब्लंडर मार दी, बिल्कुल ही अजीब सा हो गया तो फिर कोई बात नहीं, एक बार और कर लो तसल्ली के लिए। लेकिन अगर आपका 70 to 80% क्वेश्चन सही साबित हुआ है तो आपका क्वेश्चन सही है, आगे चलो। अगली रिवीजन में जब आओगे तो इंशाल्लाह वो गलती आपसे नहीं होगी, ये देख लेना। बस सोल्यूशन देखे बगैर चलना है। ये 2 काम कर लो, इसकी आप गारंटी दे दो इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो पास अल्लाह पाक कर देंगे। गारंटी तो नहीं दे सकते, और बहुत सारे मसाइल होते हैं ज़िंदगी के अंदर इंसान के साथ लगे हुए, लेकिन आप 95% चांस है कि आप पास हो जाओगे इंशाल्लाह, सिर्फ ये 2 काम करोगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, बात यहाँ से निकली थी कि इतना आसान सवाल, इक्विपमेंट की कॉस्ट अलग दे दी, डेप्शन अलग दे दी और गेन अलग दे दिया। बस गेन दिया हुआ है तो कॉस्ट एसेट अकाउंट में से निकल गई, डेप्शन से 21 डेप्शन निकल गई, ये दोनों इधर आ गई ये। उसके बाद गेन दिया था उसने, कितनी बार ये काम किया था आपने, तो यहां से कैश आ गया। अब आपने ये कैश उठाना है, ये कैश जाके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखना है,
ये देखो कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल। अच्छा तरतीब में मेरे पास चूंकि एंड पे आया था वो बैलेंसिंग में तरतीब से चलता था आपको पता है, तो बहरहाल सामने आ गई बात मैंने कर दी, तो ऐसे चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसका गेन कितना है 5। अब मैं पीएनएल के फेस पे आया, मैंने कहा यार मैं ये भी ले गया था, 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 इसने भी अभी रिटेन्ड अर्निंग में चला जाना है, बल्कि इसको भी ले ही जाओ। 154 रिटेन्ड अर्निंग में लिख लेता हूं मैं, ये रिटेन्ड अर्निंग 154 ये भी आ गया। ठीक है, अब ले दे के ये रह गया बदतमीज। इस बदतमीज को आपने जब डिग डाउन किया, अभी तो डिग डाउन नहीं किया, अभी आपको एक पता लगा कि 5 का गेन है। गेन है तो कहां है, मुंह पे तो नजर आ नहीं रहा, तो इसी में ही पड़ा होगा ना। क्या ख्याल है, गेन ऑन डिस्पोजल। ठीक है, अच्छा चलो चलो ये भी हो गया काम। सेकंड एडजस्टमेंट में और कुछ नहीं, गेन पड़ा था कहीं, चूंकि किसी लेजर में इसको मैंने रखा नहीं इसलिए मुझे इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ गेन था, मैंने वहां से कैश निकाल लिया, अल्लाह खैर सल्ला। तीसरी एडजस्टमेंट, फेयर वैल्यू मॉडल यूज करते हैं सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए, और ड्यूरिंग द ईयर फेयर वैल्यू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डिक्रीज हुई है 40 से। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ओपनिंग क्लोजिंग लेजर में लिखा हुआ था, डिक्रीज हुई है तो लॉस आ गया। ये लॉस आपने यहाँ पे आकर लिख लिया, ये फेयर वैल्यू सवाल में गिवन था। ठीक है, ये लॉस सवाल में गिवन था, ये आपने लिख दिया। ठीक है, अच्छा उसके बाद वो कहता है रेंट अमाउंटिंग टू 25 मिलियन वाज रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये आप पूछ रहे थे क्लास शुरू होने से पहले, मैंने कहा था रिकॉर्डिंग शुरू होने, फिर सवाल ही वही शुरू हो गया अल्लाह की तरफ से। तो चलो आपका जवाब आ गया। भाई देखो ये इन्वेस्टमेंट के नाम से ही पता लग रहा है ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, लेकिन दूसरी बात ये कभी भी हमारे ऑपरेशंस नहीं होते। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मतलब ही क्या है, ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आपने फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन या फॉर रेंटल्स रखा हुआ है, अपने बिजनेस के इस्तेमाल वाली प्रॉपर्टी तो वैसे ही पीपीई होती है। जी कोई बात नहीं, कर लो, नहीं 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 कर लो, मैंने वहां पे बताया। सोल्यूशन को मत देखो, मैंने संडे लिमिटेड में क्या करवाया था ये देखो, मेरा सोल्यूशन देखो, ओपन करो, करो रजिस्टर, कोई ओपन करके बताओ भाई इसको। संडे लिमिटेड में जो हमने सोल्यूशन किया था उसमें हमने रेंट रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कहां लिखा था, जल्दी बताइए कोई बच्चा जिसका रजिस्टर हो पूरा। कैश फ्लो का सवाल ओपन करें, संडे लिमिटेड ओपन करें, मुझे भी सही करवाना है क्लास के बाद ताकि अगली बार ना हो। हमने सही किया था मुझे याद है, बाकी कैश फ्लो की सेहत पे तो ज्यादा असर नहीं पड़ता, एंड पे आंसर तो सेम आता है, लेकिन गलत तो गलत है ना, नहीं है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जी संडे लिमिटेड लबो 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 लबो, कोई तो लब लो, मिल गया, बताओ जरा रेंट रिसीव्ड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का किस एक्टिविटी में आ रहा है सोल्यूशन क्लास वाले में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ठीक है, तो हमने क्लास वाले सोल्यूशन में ऐसे ही किया था। आपने वो छुट्टी की थी क्या, तो फिर आप उस रजिस्टर, ओके तो आपने ठीक किया था, और आपने बिल्कुल ठीक किया था, और इसमें कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, इसलिए ये रिसीव्ड लिख रहा है ना, तो सीधा ही कैश लिख लेंगे। ये कैश फ्लो था, सीधा कैश फ्लो था, कोई इनकम, मतलब अगर आप लेजर बनाओ भी तो ये इन्वेस्टमेंट इनकम थी, इन्वेस्टमेंट इनकम, रेंटल इनकम का लेजर है, तो यहां पर इनकम पहले कैश लिखो, कैश आता है और इनकम आती है, ऐसे ही है। तो कहता है रिसीव हो गया 25, तो यही इनकम थी, यही रिसीव हो गया, तो बस ठीक है। इनकम कहीं पर हमने रिकॉर्ड की नहीं किसी लेजर में कि उसमें से माइनस करें, और इस रिसीट को हमने ले लेना है कैश फ्लो के अंदर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 25 इनफ्लो। ठीक है, अब एक और बात भी पता लग गई कि अगर ये ऐसे ही है जैसे मैंने बोला, तो इसका मतलब इस 30 के बाद दूसरी चीज इसमें क्या पड़ी हुई है, ये 25 का रेंटल इनकम, रेंट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। लो जी ऐ पूरा हो गया, ये ऐसे ही पूरा हुआ करता था, याद है ना, ये भी पूरा हो गया, कोई मसला। अच्छा अब ये सारे लेजर बैलेंस हो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी बैलेंस हो गया, वहां से एडिशन निकल आएगा, ये अब वैसे ही काम खत्म हो गया। और जान दे यार 120 पे रखा था ना ये जी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में अब क्या है, बस बैलेंसिंग ओपनिंग क्लोजिंग लिखा हुआ था, वो एडिशन। इन्वेंट्री और पीपीई के अंदर ओपनिंग भी आ गया, शेयर कैपिटल वाला भी आ गया, क्लोजिंग भी आ गया, डिस्पोजल भी आ गया, अब वहां पे भी क्या निकलना है, एडिशन। अब सब बैलेंसिंग करनी थी, एक एडजस्टमेंट रहेगी बस प्रोविजन वाली, जिसमें आपको मसला आया, जिसकी वजह से सारा सवाल आपने मुझसे करवा लिया डिस्कस। वो है क्या, बैड डेट्स अमाउंटिंग टू 36 मिलियन वर रिटर्न ऑफ, जिसकी एंट्री हम किया करते हैं प्रोविजन डेबिट और डेटर्स क्रेडिट। ठीक है जी, ये 36 की एंट्री आपने कर ली। अच्छा अब असल में तो ये बैड डेट रिटर्न ऑफ होते हैं ना, बैड डेट रिटर्न ऑफ, ओके।
अब उसके बाद ये एंट्री आप करते थे बिल्कुल ऐसे ही। उसके बाद कहता है वाइल प्रीवियसली रिटर्न ऑफ बैड डेट जो है वो 15 मिलियन के रिकवर हो गए, इसकी आप एंट्री किया करते थे कैश डेबिट कितने से, और बैड डेट रिकवरी इनकम क्रेडिट कितने से। अब मसला ये है कि अगर ये इनकम में रिकॉर्ड होता था तो अदर इनकम में पड़ा होता, और बोलो तो ये अदर इनकम में पड़ा होता तो अदर इनकम 30 तो ना होती, अदर इनकम 45 होती। इसका मतलब फिर इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने इस रिटर्न ऑफ को इसके साथ नेट कर दिया। असल में ये हुआ पड़ा है, यानी कि उसने ये कहा ना कि मैं यार इनकम क्यों रिकॉर्ड करूं, मैं जहां पर प्रीवियसली इसको एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था आज उस जगह पे एक्सपेंस को कम कर लेता हूं। यानी असल में तो ये सोल्यूशन तो दूसरे सफ़े थे। असल में तो ये होना चाहिए था यार, एक तो इसको मैं छेड़ बैठता हूं फिर मुझे याद आता है। असल में तो ये होना चाहिए था 36, ये 36, लेकिन उन्होंने क्या किया, इस 36 में से ही 15 माइनस करके 21 शो कर दिया। उसका असर क्या पड़ा, उसका असर ये पड़ा कि ये 21 की एंट्री जब यहां पड़ी ना, और दूसरा तरीका भी हो सकता है इसका, वो तरीका भी हो सकता था आप इसको अलग से कैश इनफ्लो ले लेते ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, तब भी आंसर सेम आना। दूसरा तरीका भी हो सकता था, लेकिन क्योंकि मुझे नजर नहीं आया कहीं पे, मैं कहाँ ढूंढूं, मैंने कहा इन्होंने जरूर ये रिटर्न ऑफ के साथ ही नेट किया होगा, यानी जहां पर एक्सपेंस जाता है। तो आपने जब यहां पर 36 की बजाय 21 लिखा तो ये फिगर कम आई, तो फिर ये फिगर ऑटोमेटिकली बढ़ गई ना, इसमें वो 15 भी पड़ा हुआ है। बस इतनी सी बात है, आप किसी भी तरह से कर लें कोई मसला नहीं है, लेकिन हुआ सिर्फ ये था। ठीक है, तो ये 36 माइनस 15 करके यहां जब 21 लिखा तो ये एक्सपेंस ऑटोमेटिकली उस 15 की अमाउंट से कम हो गया। जरा इसको हटाकर देखते हैं, इसको जरा हटाते हैं, ये देखिएगा, ये मैंने क्या किया हुआ है 36, ये देखना जरा 36 माइनस 15 किया हुआ है ना, और इसको मैंने बैलेंसिंग निकाला हुआ है लेजर में। अब इधर देखना 42, तो कितना एक्सपेंस है 42, ये 42 है, और इधर देखो कैश क्या हो गया 1399 से कम। तो अब अगर ये किया आपने तो फिर 15 को अलग से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आपको ऐड करना पड़ेगा कैश इनफ्लो, और ये वाला एक्सपेंस यहां पर 42 लिखोगे, लेकिन फिर नीचे वो अदर इनकम भी आपको रिवर्स करनी पड़ेगी 15 की। ये भी एक तरीका है, ये भी हो सकता था, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि जी वो चूंकि नजर नहीं आ रहा तो प्रोबेबली उन्होंने ये किया है, तो जब ये किया तो हमने भी वही कर लिया। अल्टीमेटली आंसर वही आता है एंड पे जाके। ठीक है, करना चाहो तो कर लो, नंबर कोई नहीं काटेगा इस बात। ठीक है, ओके, तो इतनी सी बात थी इसके अंदर। तो बहरहाल इस एडजस्टमेंट का असर ये पड़ा, ये हमने लिखा। उसके बाद अब बैलेंसिंग शुरू हुई, तो एक तो आपको पहले लेजर में से ये एडिशन मिल गया, ये चला जाएगा ऊपर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 444, ये कैश, ये एडिशन इन पीपी 222, फिर ऐसे ही एडिशन इन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 140 आ गया, ये इसमें से निकल आया। डेप्रीसिएशन एक्विडेशन के लेजर में से डेप्रीसिएशन निकली है, अब फेस पे कहीं नजर नहीं आ रही थी तो कहां पड़ी होगी, तो ये हमने माइनस, ये नॉन कैश है। आगे बढ़े, ये खत्म हो गए लेजर्स। इन्वेंट्री में से क्रेडिटर्स बैलेंसिंग निकला और इसको ले गए हम क्रेडिटर के लेजर में। क्रेडिटर के लेजर के अंदर ये आ गया, यहां से कैश पेड टू सप्लायर निकल आया। अच्छा आगे बढ़े, अब इस पेज के ऊपर आए, यहां से डेटर कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर। एक्सपेंसेस के लेजर में अभी ये एंड पर जाकर होना है क्योंकि बाकी लेजर्स भी अभी रहते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन ये रिसीव हुआ है, रीपे नहीं हुआ। आगे बढ़ें, इंटरेस्ट में से इंटरेस्ट पेड आ गया, फिर प्रोविजन के लेजर में बैड एक्सपेंस आया, कहाँ पड़ा है नजर नहीं आ रहा, सेलिंग एडमिन में पड़ा होगा, तो ये देखो ये 27 को भी हमने यहाँ से माइनस कर दिया। उसके बाद शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम में से 191 का कैश रिसीव कर लिया आपने, रिटेन्ड अर्निंग में आपने पैड डाल दिया था, डिविडेंड बैलेंसिंग निकला। तो ये डिविडेंड पेएबल था नहीं, मैंने लेजर नहीं बनाया, माजरत ज़रा जल्दी थी, आप बनाकर देख लें, ओपनिंग क्लोजिंग जीरो है, ये आप पे डिविडेंड आएगा और यही पेड निकल आएगा। तो ये पेड डिविडेंड जो है आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ गया, क्रेडिटर्स भी हो गया और डिस्पोजल भी हो गया। ये सवाल था आपका, ये आसान सवाल था, मुश्किल नहीं था। ठीक है, ओके, चलिए कोई मसला है तो आप पूछ सकते हैं आप।
जी बच्चों, कोई मसला है तो पूछ सकते हैं आप। नहीं है तो फिर क्वेश्चन 1 पे आ जाए। क्वेश्चन 1 टारगेट बत्तियां बालो भाई, बोर्ड पे करना है। हाँ, नींद पूरी हो गई, सो उठ गए हो, सो ले आज। हाँ जी, सवाल ओपन कर लिया है। सवाल को ज़रा पढ़ के देखें कैसा लग रहा है। सवाल नहीं है ही नहीं, क्वेश्चन पेपर नहीं है। मतलब आप कह रहे हो अपनी तरफ से कि ये सवाल है कोई, ये वो वाली बात कर रहे हो? अच्छा, क्वेश्चन पेपर यार किस किस के पास नहीं, हाथ खड़ा करें। ये तुसी कितों घर छड़ आए हो अगला, ये ऐसे ना करें आप। कितने पढ़े हैं? बाकियों को भी करवाने हैं, कॉपी मंगवा लें। आप जगह ना छोड़ें, इनको दे दें आगे तक, जहाँ तक हाथ चलें। जल्दी हाथ खड़ा करें जी। ये जहाँ 2 बैठे हैं ना, उनको एक पकड़ाएं और फिर करवा लें कॉपी, ताकि सबके पास हो। 2 तो ना वेले बैठे हैं। ये क्या है? अच्छा, एनपीओ चैप्टर खोला था मैंने। चलें जी, फिर एनपीओ का सवाल छोटू सा सवाल ही सी है। ये अब हो गया है जी, अब आपने करवा ही लिया बहाने से मेरे साथ। ठीक है, मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया, लेकिन करवा तो आपने लिया ही है। ये मैं अभी करवा देता हूँ आपको इंशाल्लाह जोहर के बाद। 9वां अभी कर लेते हैं, 8वां हो गया, 7वां हो गया, ये अभी 6th भी। ये तो अब टाइम एनपीओ का सवाल करने का दिल है, वो करेंगे। ये छोटे छोटे सवाल कल रह जाएंगे। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां ये नहीं कराऊंगा आज। उसकी वजह ये है कि मेरा दिल है ज़रा IS 16 पे थोड़ा टाइम लगा लेना, ठीक है। तो फिर जोहर के बाद जब मिलेंगे तो एक सवाल नोट का इंशाल्लाह, और अगर एनपीओ से प्यास बुझ गई तो ठीक, वरना एक सवाल एनपीओ का मैं और कराऊंगा। थोड़ा मेरा दिल है कि ये ज़रा और पक्के हो जाएं। एनपीओ, पीपीई, ईपीएस, इन पे खूब पिटाई कर ली। कैश फ्लो में खूब पक्का किया हुआ है आपने काम को। IS 8 में भी गुंजाइश कोई नहीं छोड़ी हुई आपने। तो फिर अब फेल हो जाओ तो फिर मुझे तो मुंह ना दिखाना, कम से कम खुद को भी ना दिखाना, ठीक है ना। यानी सब कुछ इतना पढ़ के भी आप फिर फेल हो ना, तो फिर चिल्लू भर पानी भी ज़्यादा है। ऐसी जगह डूबने की कोशिश करना जहाँ पे डूब भी ना सको, सही सट लगे, छाल मारो थे। अच्छा जी, हाँ जी, स्टेटमेंट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ओहो, भूल गया। असल में पिछली क्लास, अगर पहली आपकी क्लास होती ना सवेर वाली, तो मैंने ये पहले फॉर्मेट बनाया ना था। चलो खैर, फटाफट बनाते हैं। मार्कर मेरे तैयार हैं। सवाल पढ़ो जी। इनकम एक्सपेंडिचर और फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है, क्विकली जरा पढ़ना है। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ सगाला स्पोर्ट्स लिमिट क्लब एज ऑन 30 जून 24। एक्रूड एक्सपेंसेस, ओपनिंग या क्लोजिंग? भाई ट्रायल क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग ट्रायल में आपको कहा था कि ज़्यादातर चीज़ें क्लोजिंग ही होती हैं, कुछ एक आइटम्स के अलावा, ठीक है। और वैसे भी, चलो वैसे भी बाद में करते हैं, अभी टाइम कम है, एक बार इसको पूरा कर लें तो फिर शायद मैं ट्रायल वाला सवाल वो ना कराऊं। चौंगतार इंटरनेशनल किया था ना आपने, वो हो गया था ना। उसके अंदर एक आधा पॉइंट सिर्फ डिस्कस करना था जो इग्नोर कराया था, वो कर लूँगा। बाकी कोई बात अगर होती भी है तो वो फिर सवाल नहीं कराता, और कोई एक और सवाल करा दूंगा उस टाइप का, वो फ्रॉड वाला। एक वो एग्जेक्टिव क्लब गालिबन रहता था, आपने होमवर्क में किया था, तो मैंने तो नहीं ना करवाया, तो वो फिर मैं की हुई चीज़ क्या। तो ये ज़रा ट्रायल वाला कर लें, ये फिर वो सवाल करते हैं, ठीक है। एक्रूड एक्सपेंसेस हैं, क्लोजिंग ही होंगे, क्योंकि ट्रायल में क्लोजिंग ही चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें ओपनिंग होती हैं, ठीक है। अच्छा, कैश एंड बैंक, अब ये भी क्लोजिंग है ऐसे ही। उसके बाद कंट्रीब्यूशन फॉर पवेलियन बिल्डिंग,
डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन है और बिल्डिंग है। देखते हैं आपने किया हुआ है तो वहां पे जो आपने किया हुआ है वो उसके लेवल पे रखते हुए जरा इसको देखेंगे, आपको ये समझ आती है नहीं आती है। आगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या मतलब? ट्रायल में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नजर आए ना तो इसका मतलब होता है इस साल की डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है, और अगर कोई अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस पड़ा होगा तो वो फिर क्लोजिंग होगा। वैसे पड़ा कोई नहीं है, उसने एसेट्स बुक वैल्यू पे दिए हुए हैं मेरे ख्याल से, लेकिन अगर पड़ा होता तो बताने की जरूरत नहीं थी उसको कि वो ओपनिंग है या क्लोजिंग एक्सपेंस। देखो बेटा जी, आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री की, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेशन क्रेडिट, तो आपकी साल के दौरान ये एंट्री पड़ी। लेट्स से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 50 से डेबिट और अक्यूमुलेशन 50 से क्रेडिट। ओपनिंग था 150, 50 की एंट्री आ गई ये, और क्लोजिंग आपका कितना बन गया 60। अब जब ट्रायल बनेगा, ये ट्रायल में चला जाता है ना सारा कुछ, तो ट्रायल के अंदर आपको डेप्रीसिएशन एक्सपेंस नजर आएगा 50 का डेबिट साइड पर, और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन नजर आएगा 65 का। क्या बताने की जरूरत है कि ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है? ये भाई फॉर द ईयर फिगर होती है, पिछले साल का एक्सपेंस तो यहां नहीं ना पड़ा हो सकता। इसका मतलब इस साल ये डबल एंट्री हुई है तो ये यहां पर आया है, ये आया है तो फिर ये ओपनिंग नहीं हो सकता, ये क्लोजिंग है। ये असूल है। ये पहली बार इसलिए आपके सामने आ सका कि पहली बार ट्रायल के फेस पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया, वरना छुपा पड़ा होता है एक्सपेंसेस के अंदर तो उसको बेचारे को बताना पड़ता है। खैर बताया आज भी उसने हुआ सवाल में, लेकिन आप इसको स्टार लगाकर लिख लें अपने पास। अगर ट्रायल के फेस पर, मैंने ना कुछ असूल लिखवाए थे, एक लिखवाया था मैंने गालिबन अक्यूमुलेशन का लिखवाया था, रिटेन्ड अर्निंग्स तो इसमें नहीं होती, जनरल फंड का लिखवाया था शायद मैंने लिखवाया था, ठीक है, और इसी तरह से क्लोजिंग स्टॉक का लिखवाया था, ठीक है। इसी तरह से ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का भी है, लेकिन ये इतना पक्का रूल नहीं है। पक्का रूल इसलिए नहीं है कि इस सवाल के अंदर इसने फेस पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिख दिया, वरना इतना अच्छा है नहीं। ये पता है क्या करता है, ये एक्सपेंसेस लिखकर सारे जान के एक्सपेंस उसमें डाल देता है। अब हमें क्या पता कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में नजर आ रहा है या नहीं आ रहा। ऐसी सूरत के अंदर फिर उसको अदर इंफॉर्मेशन में बताना पड़ता है कि डेप्रिसिएशन चार्ज्ड है या इज टू बी चार्ज्ड है। लेकिन इस सवाल में उसने अदर इंफॉर्मेशन फिर भी बताया हुआ है कि डेप्रिसिएशन चार्ज्ड है। लेकिन आप असूल लिख लो, चलो ट्रायल के को समझने की हद तक। अगर ट्रायल के फेस पे डेबिट, अगर ट्रायल के फेस पे डेबिट साइड पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नजर आ रहा है तो इसका मतलब, अगर ट्रायल के फेस पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नजर आ रहा है तो इसका मतलब फॉर द ईयर, बल्कि यूं नहीं, फॉर द ईयर लिखो, इस साल लिखो, तो इसका मतलब इस साल की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की जर्नल एंट्री हो चुकी है। इस साल की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की जर्नल एंट्री हो चुकी है। तो ऐसे ट्रायल में अगर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नजर आए, तो ऐसे ट्रायल में अगर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नजर आए तो वो क्लोजिंग होगा, तो उसका बैलेंस क्लोजिंग होगा, ठीक है। ये तो मैंने जनरल रूल लिखा दिया ना, आज वाले ट्रायल में तो अक्यूमुलेशन है ही नहीं, तो इसका मतलब फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट समझो हो चुका है, यानी कि एसेट में डेप्रिसिएशन इस साल की माइनस, यानी कि इतना आसान सवाल है कि डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन भी आपको कोई नहीं करनी पड़नी, और अब आपको क्या खिदमत करे आई का बेचारा पास होने के लिए। लेकिन आप हैं कि बस किसी भी तरह से फेल होकर दिखाते हैं। मतलब अच्छा खासा सेशन जा रहा होता है, बच्चे आ रहे होते हैं रेगुलर, कुछ दिन बाद लगता है कि यार समझ सारी आ रही है, कहीं पहली अटेम्प्ट में पास ही ना हो जाए, छुट्टियां शुरू कर देते हैं। यानी कोई ऐसा काम लगे ना कि पहली अटेम्प्ट में पास हो सकते हैं, ऐसा हो रहा है तो फौरन ही वो काम छोड़ देंगे, ठीक है। तो आप हर तरह से फेल होने की कोशिश करते हैं, आई कैप हर तरह से पास करने की कोशिश करता है, सचमुच ऐसे ही है। आई कैप का कोई क्राइटेरिया ये नहीं कि जितने पास होने इतने फेल, नहीं। हाँ, उनका टेस्टिंग क्राइटेरिया सख्त है, और पासिंग मार्क्स 50, हर उस बच्चे को 50% मिलते हैं जिसने वो चीज़ जो लिखनी थी सही लिखी है।
लेकिन आप लोग उस लेवल पे आते ही नहीं है। अब ये सारी खपैया आपके साथ इसलिए हो रहा है कि आप पहली बार जा रहे हैं आई कैप को कैफ में मिलने। FAR 2 वालों को कोई ऐसी बात करने की जरूरत नहीं पड़ी। उनको 6 घंटे भी कभी बुलाकर पढ़ाया, उन्होंने खंदा पेशानी से पढ़ा भी, और उन्होंने उसका पता, और उन्होंने जो है वो हर टेस्ट, हर होमवर्क, हर चीज़ को बड़े कीनली लिया। पढ़ाई कर रहे हैं, पता है उनको कि यार एक ही तरीका है, पढ़ना है तो पास होना है। तो कोई शॉर्टकट नहीं है ना, हमने लगाया है पूरे सेशन में, सब कुछ किया है, सब कुछ करके जाना। छोड़ के जाओगे इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। जनरल फंड के साथ उसने ओपनिंग लिख दिया। वैसे भी आपको नज़र आएगा आगे चल के कोई इनकम्स एक्सपेंसेस, अगर जैसे ये कंट्रीब्यूशन भी है तो ये फॉर द ईयर शायद रिसीव हुआ होगा, क्लोजिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो बहरहाल उसने ओपनिंग लिख दिया है कि सरप्लस शायद अभी निकलना है। आगे बढ़ो, देखो ना अभी एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस आ रहे हैं, फिर फिक्स्ड एसेट्स हैं। अब ये फिक्स्ड एसेट्स जो 96 के हैं, इनमें डेप्रीसिएशन चार्ज हो चुकी है, ठीक है। यानी ये बुक वैल्यू है ना, तो बुक वैल्यू कौन सी है, मैं कहूँगा क्लोजिंग बुक वैल्यू। उसको बताने की ज़रूरत नहीं थी। ये नहीं करना पागलों की तरह, इसको पकड़ लेना और इसमें से डेप्शन माइनस करनी है कि जी हमने फलां सवाल में तो ऐसे किया था और फलां में नहीं। क्लियर है अब, ठीक है। अच्छा, पेविलियन बिल्डिंग, अब ये 27 है, पता नहीं ओपनिंग है या क्लोजिंग है, साल की आखिरी दिन आई है, ये मुझे अभी नहीं पता, ठीक है। देखते हैं अभी आगे जाकर। पेमेंट फॉर स्कूल फीस, अब को स्कूल फीस है उसकी पेमेंट की है उन्होंने, ठीक है। प्लेयर्स सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, ओपनिंग रिसीवेबल है, उसने खुद बताया। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर और सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, और एडवांस का मतलब ये है कि ये अगले साल की रिसीव हो गई होगी, ठीक है। चलो ठीक है। अच्छा आगे, ये सारी एडवांस नहीं हो सकती। रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इन एडवांस का मतलब आगे बता देगा। खैर चलते हैं आगे। अब आगे वो कहता है पॉइंट 1, अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 20 मिलियन पेविलियन फंड वॉज रिसीव्ड पिछला साल। अच्छा, इसका मतलब ये ओपनिंग है। ये क्या है, ओपनिंग। द पेविलियन वॉज कंप्लीटेड दिस ईयर एट अ कॉस्ट ऑफ 30 मिलियन एंड हैज बीन डेप्रीशिएटेड बाय 3 मिलियन। फौरन आए इधर हम, ओ अच्छा, यानी इसकी कॉस्ट तो 30 थी, लेकिन ये शायद 10% के हिसाब से 3 रुपये डेप्रीशिएट हो गया। अब इसकी डेप्शन कहाँ, इस नहीं पड़ी होगी। तो बाकी फिर क्या होगा, बाकी कितनी बचती है, बाकी 8 फिर बेटा पेविलियन बिल्डिंग के तो आ गई ना, बाकी अदर एसेट्स भी तो पड़े हैं। मतलब अगर कोई मुझे कहे कि मुझे ओपनिंग बुक वैल्यू बताओ तो मैं बता सकता हूं उसको 104 थी, लेकिन मुझे जरूरत नहीं, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन इससे एक पता चला कि ज्यादती की है उसने। पवेलियन बिल्डिंग लाइबिलिटी होती है ना, पवेलियन बिल्डिंग क्या है, कंट्रीब्यूशन रिसीवर लाइबिलिटी आप करते थे रिकॉर्ड, और कहते थे कि वेट करो जब पवेलियन बन जाएगा तो उसको डेप्सिट करेंगे, तो इसको मोटाइज करेंगे। अब लास्ट ईयर 20 मिलियन रिसीव हुआ था, अभी भी 20 मिलियन नजर आ रहा है, तो ज्यादती तो है। मैं भी नाल ही जाना है, आवाजें आ रही हैं, लेकिन आपने लिफ्ट नहीं कराई। आपने इस 30 को तो 27 कर लिया, लेकिन इस 20 को 18 करना था। क्या मतलब, 10% ही बन रहा है ना, नजर आ रहा है ना कि 30 का 3 अगर डेप्रिशिएट किया तो मतलब आप किस बेस पे कर रहे हो उसको, 1/10 ही किया है ना आपने 10 ईयर्स, तो फिर इसको भी 20/10 करना था, 2 की इनकम रिकॉर्ड करनी थी, वो नहीं किया आपने। बात समझ आ गई, करेंगे 2 मिनट का काम। आगे बढ़े। प्लेयर सब्सक्रिप्शन 16 मिलियन की आउटस्टैंडिंग थी 30 जून, हाँ क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, क्लोजिंग रिसीवेबल है, ये क्लोजिंग रिसीवेबल है। कहता है इसमें से 3 मिलियन को राइट ऑफ कर दो। ओहो हो, अच्छा, तो 16 में से 3 को राइट ऑफ कर देंगे तो बाकी कितना रह जाएगा, 13 को आप क्लोजिंग रिसीवेबल कह लेना, इसकी आपको राइट ऑफ की एंट्री आती है। प्रोविजन का लेजर नहीं बन रहा, नजर आ रहा, तो डायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट कर दोगे, ठीक है। क्या है यार इस सवाल के अंदर, 10 नंबर का सवाल है, यूं होने वाला। ड्यूरिंग द ईयर सम प्लेयर स्टार्टेड पेइंग सब्सक्रिप्शन इन एडवांस फॉर होल ईयर। ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने इस साल की एडवांस देना शुरू कर दी, मतलब किसी ने जनवरी में, किसी ने मार्च में। तो अब जनवरी वालों का तो सारा साल निकल भी गया होगा, फरवरी वालों का 1 महीना रहता होगा, मार्च अप्रैल मई जून लटरम पटरम करते करते ये 15 जो है ना, ये पूरे साल में ही रिसीव्ड हुआ है, रिसीव ड्यूरिंग द ईयर है, पूरे साल ये रिसीव होता रहा है। अब ये जिन लोगों ने शुरू में दिया होगा उनका शायद कुछ भी ना बचा हो, जिन्होंने मार्च में दिया 2 महीने बाद, जून में दिया 6 महीने 7 महीने ऐसे बचे होंगे। वो खुद बता रहा है कि इनको हमने 20% डिस्काउंट दिया था, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, 15 उन्होंने पे किया ना, 15 पे किया। कहता है 40% ऑफ दीज सब्सक्रिप्शन शुड बी कंसिडर्ड एज एडवांसेज, मतलब के इस 15 का 40% ले कितना आता है, 6 आता है, 6। ये क्या आ गया, क्लोजिंग एडवांस।
तो क्लोजिंग रिसीवेबल आ गया, ये क्लोजिंग एडवांस आ गया। ओपनिंग एडवांस कोई नहीं था क्योंकि प्लेयर्स ने, वो कहता है ड्यूरिंग द ईयर सम प्लेयर स्टार्टेड पेइंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, उससे पहले अगर होता तो ओपनिंग बता देता। ओपनिंग में रिसीवेबल था, ये लेजर बन गया, आपका सब्सक्रिप्शन का लेजर बन गया। ओपनिंग रिसीवेबल, क्लोजिंग रिसीवेबल 13, ओपनिंग एडवांस 0, क्लोजिंग एडवांस 6, राइट ऑफ की एंट्री, और कोई इनकम या कैश कहीं से मिल जाएगा, अल्लाह करेगा। बल्कि ये कैश पड़ा है, ये रिसीव्ड, ये टोटल रिसीव कितना हुआ है ड्यूरिंग द ईयर रिसीव, तो टोटल कितना हुआ है, ये रिसीव में डालोगे इनकम निकल आएगी, लेजर खत्म। ये सबसे टफ एडजस्टमेंट थी इस सवाल में, सबसे टफ एडजस्टमेंट नहीं है, इस सवाल की सबसे टफ है ना, अब नहीं है तो तुम नहीं है ना, इस सवाल की सबसे टफ यही है। आगे देखो, ड्यू टू सिग्निफिकेंस बैलेंस इन जनरल फंड, SSC's board of trustee has decided to establish a fund with 24 million to continue to the school fee internally restricted fund है। जनरल फंड में जो पैसे पड़े होंगे उसमें से 24 निकाल दोगे, और उसका स्पेशल फंड का नाम क्या है, स्कूल फी फंड, स्कूल फी फंड। वो इंटरनली, वो फ्रेंचाइज फंड जैसे हमने बना लिया था, स्पेशल स्पोर्ट्स क्लब, ठीक है, अपने पैसे पड़े हुए हैं तो हमने कहा यार चलो अलग कर लें ज़रा, बड़ा जनरल फंड में पैसा इकट्ठा हो गया, लेकिन ये ना हर जगह ही लग जाता है। तो जो प्रॉमिसिंग स्टूडेंट्स हैं अपने इलाके के, हमारे इस जगह के, ठीक है, उनको हम उनकी फ़ीस फाइनेंस करने के लिए अलग से फ़ंड क्रिएट कर देते हैं, ताकि उनको ज़रा, क्योंकि देखें अब उनकी तालीम का मामला है ना, अगर उनको हमने कह दिया स्कॉलरशिप के लिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेरेंट्स कैन अप्लाई फॉर अ ग्रांट अप टू 50,000, तो वो जब अप्लाई करेंगे तो दे देंगे, इसी में से ही देंगे ना, ठीक है। तो अब ये जब उनको स्कॉलरशिप दे दी तो इसका मतलब क्या है कि अब फिर कमिट हो गया ना, अब आपके पास अगर पैसे ही नहीं पड़े, आपने कहीं और लगा दिए, तो वो बेचारे तो गए ना जिन्होंने तालीम के ऊपर आप पे भरोसा कर लिया था। तो इसलिए फंड अलग क्रिएट कर, स्पेसिफिक फंड आउट ऑफ जनरल फंड हम क्रिएट किया करते थे, कई बार किया भी था, ये वही है, ठीक है। तो काश कि आप थ्योरी पढ़ लेते एक बार, तो उसमें ये लिखा हुआ भी था, जो मैंने कहा था ना रीड ओनली, उसमें भी ये लिखा हुआ था, खैर हमने किया भी था। अब ये सवाल करने को कुछ भी नहीं है इसके अंदर, लेकिन अब चूंकि कह दिया है करना है तो करना है, तो बिस्मिल्लाह करो। फिर ज़रा एब्रीविएशंस की भरमार होगी, माफ़ करना, क्योंकि नमाज पे पहुंचना है इंशाल्लाह। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यार मार्कर को और दो यार, ऑटम 2024 है, नाम है इसका SSC। जी इनकम एक्सपेंड, यार इधर बनाते थे, चलो क्या करें आप, मुझे नहीं लगता कि इतना लंबा सवाल है, यहीं से करते हैं, चलो जी। तबीयत तो नहीं खराब होगी, हमेशा सारी जिंदगी इनकम एक्सपेंडिचर यहां देखा, कोई मसला तो नहीं होगा। अच्छा चल, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, भाई ऊपर पूरा नाम शाम लिख लेना, सारे सवालों में हमेशा हम लिखा करते थे, ठीक है जी। फॉर द ईयर एंडेड, बताइएगा जरा, 30 जून है, 24, ऐसे नहीं लिखना पर्चे में, फॉर द ईयर पूरा लिखना है, एंडेड पूरा लिखना है, 30 और जून पूरा लिख के 2024 लिखना है, ठीक है, वरना कंपनी जिम्मेदार ना होगी नुकसान की। वैसे पूरा लिखकर भी कंपनी जिम्मेदार नहीं है कि सिर्फ ये लिखकर आपको जी नंबर नहीं आए। तो इनकम्स 2-3-4 लाइनें छोड़ दो, काफी हैं। एक्सपेंसेस बिल्कुल वैसे पर्चे में जैसे सिखाया हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे ही हम करते थे, एक सवाल और करवाऊंगा अभी। अच्छा जी, रुपीज इन मिलियन है डाटा, तो हम भी मिलियन में ही करेंगे जी। उसके बाद बैलेंस शीट का नाम क्या लिखा उसने, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन लिखा है, बैलेंस शीट लिखा है, स्टेटमेंट ऑफ, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, पूरा लिखिएगा प्लीज, ऊपर नाम शाम भी लिख लीजिएगा, एज ऑन 30 जून 2024 है। तो फंड्स एंड लायबिलिटीज में पहले आते हैं फंड्स, जिसके अंदर आपका जनरल फंड तो आएगा ही, और एक और नया फंड भी आपने क्रिएट कर मारा है, स्कूल फी फंड। फिर भी कोई और चीज आ सकती है, पता ही है आपको, इसलिए मेहरबानी करके एक लाइन छोड़कर चला करें। सारा सवाल पढ़ा भी है, फिर भी हर जगह एक एक लाइन खाली, ठीक है। लायबिलिटीज में मुझे नजर आ रहा है आपका पवेलियन फंड आ रहा है, ठीक है ना। फंड नहीं लिखते उसको, क्या लिखा करते थे, लायबिलिटी, क्या लिखा करते थे,
यार वो जो हमने जैसे कोई बिल्डिंग बनानी है, बर्न वार्ड बनाया था, ऐसे ही क्या नाम क्या रखा था, मैं कह रहा था जरा वही लिख दें, पेविलियन फंड लायबिलिटी, पेविलियन लायबिलिटी, ठीक है, कुछ तो लिखो, पेविलियन लायबिलिटी। अब पता नहीं इसको करंट नॉन करंट में आईकैप ने तोड़ा या नहीं तोड़ा, सोल्यूशन किसी के पास है, देख लेना वैसे तरह, ठीक है। तो लायबिलिटीज के अंदर बस ये आना है, फिर देख लेते हैं, ठीक है। तोड़ा हुआ है, लब जाएगा, मैं आप ही देख लेना यार, मेरे कुल भी है, आप उधर ही रखें यार, एडा केड़ा मसला है। क्वेश्चन 1 है ना, आपके लिए है, इन्होंने नहीं तोड़ा हुआ, मैं तोड़ देता हूँ फिर भी, ठीक है, चलो रहने दो, अच्छा है जब उन्होंने नहीं तोड़ा हुआ। लायबिलिटीज में क्या है जी, पेविलियन, पेविलियन क्या लिखा था अभी, पेविलियन बिल्डिंग, पेविलियन बिल्डिंग ही होती है असल में ना। पेविलियन क्या होता है, वो जो ऊपर वो जो बना होता है जहाँ बैठ के जो है वो मैच देख रहे होते हैं, तो वो बिल्डिंग ही होती है ना। चलो पेविलियन बिल्डिंग लिख दो अगर आप इस तरह से रिलैक्स हो तो, पेविलियन बिल्डिंग लायबिलिटी, ठीक है जी। उसके बाद भी कुछ आ सकता है, खैर चले। एसिड्स में आपके नॉन करंट एसिड्स हैं, ठीक है जी, नॉन करंट एसिड्स में डायरेक्ट ही लिखता हूँ, जगह तंग पड़ रही है। नॉन करंट एसिड्स में आपके अदर क्या थे, क्या लिखा हुआ है, हेडिंग देखो जरा, क्या लिखा हुआ है, अदर फिक्स्ड एसिड्स, फिक्स्ड एसिड्स, ठीक है, फिक्स्ड एसिड्स और पेविलियन भी बन गया। अब उसका नाम क्या है, पेविलियन बिल्डिंग है, सिर्फ पेविलियन, पेविलियन बिल्डिंग, चलो अच्छा हो गया, ऊपर भी हमने वही लिख दिया, पेविलियन बिल्डिंग। और ये पेविलियन बिल्डिंग की लायबिलिटी जो हमें पैसे आए थे जिसको हमने रोका हुआ था, ठीक है। वैसे ही लिखता जा रहा हूँ कि ये आने, वैसे तो साथ साथ एंड पर आते जाते थे, ट्रायल वाले सवाल की तरतीब ये नहीं होती, लेकिन बस क्योंकि सारा पढ़ लिया, इतना आसान लगा तो मैं लिखता गया, वरना हम अदर इन्फॉर्मेशन के हिसाब से चलते थे, ठीक है, वही चलेंगे वैसे ही, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कोई करंट एसिड्स भी आ जाते हैं तो उनकी जगह छोड़ दो बस, ठीक है। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं इतना कुछ लिख गया, इतना लिखा नहीं करता था, आसान इतना लगा सवाल कि खुशी में मैं सारा कुछ ही लिखता था। तो रुपीज़ इन थाउजेंड्स, मिलियंस, अद्धी मिलियन से जी है स्टेटमेंट्स तो अद्धी थाउजेंड से अच्छा नहीं लगता। अच्छा, अब कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी नजर आई है आपको, तो इसलिए वर्किंग 1 तो नहीं हो सकती। चलो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसिड्स फिर भी बना लो, वर्किंग बनाओ, वर्किंग बनाओ, पर बना लो, आपको आदत है, ठीक है, क्योंकि उसने अभी तक नहीं किया, ये काम कर तो सकता है, ठीक है। तो वर्किंग नंबर 1 आ गया जी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसिड्स, और उसके अंदर आपके आज 2 हैं, एक जनरल फंड है और दूसरा स्कूल फी फंड। ओपनिंग आएगा और गिवन है प्लस सरप्लस अगर आ गया तो, वरना डेफिसिट आया तो डैश लगा के नेगेटिव लिख देंगे, नेगेटिव डैश, ठीक है जी। उसके बाद कोई 2-3 लाइनें छोड़ दो, ठीक है। एक तो ट्रांसफ़र भी आना है बीच में, वो जो जनरल फंड से आपने स्पेसिफिक फ़ंड बनाया है, ओपनिंग में तो कोई नहीं था ना, ये आपने इसी साल ट्रस्टीज़ ने डिसाइड किया है, तो एक तो वो लाइन आ जाएगी। फिर जब ये फ़ंड बन जाता है तो इसके खर्चे भी इसी में ही आते हैं। आई थिंक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब के सवाल में ये नहीं था, ये शायद होगा, शायद था। रिसर्च फंड हमने बनाया था, रिसर्च फंड, और रिसर्च वाले खर्चों को मैंने कहा था इनकम एक्सपेंडिचर में लेके मत जाओ, इसको रिसर्च फंड में से ही माइनस करो। ये जाके भी सोल्यूशन में आप अपने में देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अगर स्कूल फी फंड क्रिएट हो गया है तो जो ट्रायल में स्कूल फी एक्सपेंसेस नजर आए थे वो अब एक्सपेंस नहीं है, वो फंड को डेबिट पड़ेगा, ठीक है ना। अलग कर ली ना टोकरी, पैसे अलग करके रख दिए तो वही खर्चे। जाके देख लो, रिपेयर फंड था, पता नहीं किस सवाल के अंदर था, आई थिंक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब में था या मेहताब हॉस्पिटल में था, इन दोनों में से किसी एक, MW है, मेहताब पास पेपर का ही सवाल आया हुआ, उसके अंदर रिपेयर फंड, रिसर्च फंड क्रिएट किया था, वो किया था हमने एक रेजोल्यूशन पास करके, और फिर उसके रिसर्च एक्सपेंसेस आ रहे थे ट्रायल के फेस पर। पास पेपर रेफर करो, कौन पास पेपर 17 है, ये कोई लिख ले, घर पे देख ले, किया हुआ सवाल है, अब देखने की खास जरूरत नहीं है, घर पे देखोगे ये किया हुआ सवाल है, सोल्यूशन भी मौजूद होगा, ठीक है। तो रिसर्च फंड क्रिएट किया था अपने फंड से, और रिसर्च कॉस्ट आ रही थी ट्रायल में, तो वो हमने फिर कहाँ पे शो की थी,
अच्छा, तो खैर 2-3 लाइनें छोड़कर आपने क्लोजिंग लिख लिया, ठीक है, और ये क्लोजिंग जो होगा ये फेस पर चला जाएगा, ठीक है जी। अब 1 बाय 1 एडजस्टमेंट्स को पकड़ते जाते हैं, सवाल को 10 मिनट भी ज़्यादा हैं वैसे, लेकिन मैं चूँकि गपशप ज़्यादा लगाने लग जाता हूँ आपके साथ, कहीं का कहीं निकल जाता हूँ, इसलिए थोड़ा माजरत चाहता हूँ। तो पहली चीज़ क्या है, 20 मिलियन कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ था पिछले साल, इसलिए डबल एंट्री करने की जरूरत नहीं। वैसे भी ट्रायल वाले सवालों में डबल एंट्रीज होके आई होती हैं, ये आसान सवाल होते हैं, मुश्किल सवाल ब्रेक के बाद इंशाल्लाह कराऊंगा, वही वाला, हाँ वो जो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन वाला होता है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड वाले सवाल हैं, वो जो आपने पहले किए तो वो मुश्किल होते हैं। रिसीट पेमेंट मिल गया, वहाँ से शुरू हो गए, बस अल्लाह का नाम लेके चलते गए, करते करते पहुँच गए, वो मुश्किल सवाल होते हैं, ठीक है। तो खैर ये ट्रायल में तो डबल एंट्रीज होके आई होती हैं। वो कहता है 20 मिलियन पवेलियन फंड रिसीव हुआ था पिछले साल और बिल्डिंग कंप्लीट हो गई थी 30 और वो डेप्रीशिएट हो चुकी है 3 से। इसका मतलब इस डेप्रीसिएशन के अंदर 3 रुपए की इसकी डेप्रीसिएशन आ चुकी है, तो ये तो ठीक पड़ा है, ये 27 ट्रायल में चला जाएगा और ये डेप्शन जब 11 जाएगी तो 3 भी साथ ही चला जाएगा, कोई मसला। लेकिन ये बेचारा 20 जो है ये अभी तक लायबिलिटी सारे का सारा ही पड़ा हुआ है, तो इसको यहाँ पर पकड़ो, 20 लिखो। अब मुझे बताओ इसमें से कितना इनकम में डाल दें, तो ये देखो जी, पवेलियन बिल्डिंग लायबिलिटी लिख लो, कोई बात नहीं। इधर देखो कितनी है जी, 20। अब मुझे नजर आ रहा है कहीं पे छोटी सी वर्किंग करनी है तो कर भी लो बेशक, कि आपकी जो डेप्रीसिएशन हुई है वो डेप्रीसिएशन कितने परसेंट होती नजर आ रही है। 3 रुपए 30 में से डेप्सिट किए हैं तो 10वां हिस्सा ये 10% ही है ना, तो अगर 10 से डिवाइड करके उसको लिया आपने डेप्रीसिएशन, तो ये भी ऐसे ही करोगे, ठीक है। पूरा साल तो ये 2 रुपए आ गए। अब इसकी एंट्री जरा तरतीब से देखें, ये डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट इनकम, गलती थी, सही कर दी। तो जो अदर इंफॉर्मेशन है वो डबल एंट्री से पास होगी, और जो पहले से हो चुका, जैसे जैसे इस 27 में कोई गड़बड़ है जी नहीं, वो कह रहा है 30 का था डेप्रिशिएट हो गया, डेप्शन कहां पड़ी हुई है इस 11 में, तो इसलिए जब मैं ये 11 लिख लेता हूं वहां पे, सिंगल इंपैक्ट डबल एंट्री से यहां पहुंचा है, उठा के लिखो एक्सपेंसेस में, मैं ये उठाकर लिख देता हूं बैलेंस शीट में सिंगल इंपैक्ट, क्योंकि डबल एंट्री के बाद ये 27 हो चुका है, ठीक है। तो ये सिंपली लिख लो यहां पर एक्सपेंसेस में पूरा ही डेप्रीसिएशन एक्सपेंस लिख लो, ठीक है। डेप्शन एक्सपेंस के अंदर मैंने माना 3 भी है और 8 भी है, मुझे इससे क्या लेना देना, 11 का एक्सपेंस है पूरे का पूरा, ठीक है। तो ये है, बस ऐसे ही है। वो 10 कैसे निकला है, कहीं छोटा सा स्टार लगा के बेशक निकाल दो, ये 10 कैसे निकला है जी। आपने कहा जी वो 3 डिवाइडेड बाय 30 है, मतलब ये कितना बनता है, मतलब ये तो नहीं बनता 10, वैसे कर लो, चलो यूं कर लो सीधा, मैं परसेंटेज में नहीं, परसेंटेज निकल आएगी, वो परसेंटेज लगाई ना ऊपर, लाइफ लगा दी है, परसेंटेज भी हो सकती है, परसेंटेज कर लें, चलो यही ठीक है। 30 था और आपने 3 किया, तो मतलब कितना किया है, 1/10 ही किया है ना, ठीक है। तो ये 10 ऐसे आया, ये करना चाहो आपकी मर्जी है, 10 से डिवाइड कर दो, नहीं तो आप ये भी कर सकते हो कि आप 3 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100, सॉरी 3 डिवाइड बाय 30 इंटू 100 करो, 10% ले लो, तब भी यही बात है, वहां पे 20 इंटू 10% कर देना, ये आपकी मर्जी है, जो ले लो, ठीक है। कहीं निकाल के दिखा देना बस, क्योंकि सवाल में कहीं गिवन नहीं था। समझ आई है ये किसी को समझ ना आई हो तो मुझसे पूछ लें, ठीक है। चल अच्छा जी, तो ये 11 डेप्शन एक्सपेंस आ गया, 11 पूरा पूरा आ गया, बस ठीक है। और ऐसे ही ये पवेलियन बिल्डिंग जो है यहां पर आ रहा है, ठीक है। पवेलियन बिल्डिंग कितनी आ गई जी, 27, कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो होना था वो हो चुका हुआ है, 30 से 27 पे ये आ चुका है, 3 की डेप्शन चार्ज होने के बाद, यानी इसकी एंट्री हो चुकी हुई है, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट पवेलियन बिल्डिंग क्रेडिट 3 रुपए, हमने कुछ नहीं करना, ठीक है। इतना आसान सवाल, सिर्फ ट्रायल की समझ होनी जरूरी थी, जो आपके पास है, पता नहीं अब है कि नहीं है। अच्छा चलें, अब इधर देखें जी, मैंने ये पूरा 11 ही उठा लिया, चलो ठीक है, ये भी गया, ये भी चला गया, ठीक है। अच्छा अगली एडजस्टमेंट में क्या कहता है जी, प्लेयर्स और सब्सक्रिप्शन का अकाउंट पहले ही बना लिया हमने, उसमें तो कोई मसला बचा ही कोई नहीं, तो हम पहले ही बना चुके हैं। शुरू करें जी, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट यहाँ पे बनाएं, वर्किंग नंबर 2,
और ये मैंने कहा ना सबसे मुश्किल एडजस्टमेंट ये थी, ये वाली सब्सक्रिप्शन या सफेद क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन है सफेद क्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन है जी। ओपनिंग रिसीवेबल, ओपनिंग रिसीवेबल ट्रायल में गिवन था 8 जी। अच्छा लें जी, ये 8 भी गया, ठीक है। अच्छा ओपनिंग रिसीवेबल है, ब्रॉड डाउन कितना 8, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद जी आगे कहता है वो, उसके बाद तरतीब से चलते हैं ना, चलो यहीं से देख लो। आगे वो कहता है कि जी प्लेयर सब्सक्रिप्शन ऑफ 16 वर आउटस्टैंडिंग एट 30 जून, जिसमें से 3 मिलियन को क्या कर दो। तो इसका मतलब मैंने क्लोजिंग में कितना लेना है, कितना था टोटल 16 में से 3 निकाल के 13 क्लोजिंग लिखो। 3 का क्या करें, राइट ऑफ कर दो। अब प्रोविजन का लेजर होता, प्रोविजन क्रिएट करते होते तो हम प्रोविजन डेबिट डेटर, ये डेटर ही है ना, देखो डेटर का लेजर बन गया, ओपनिंग डेटर क्लोजिंग डेटर रिसीवेबल, तो हम करते प्रोविजन डेबिट सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल क्रेडिट। लेकिन चूंकि प्रोविजन का लेजर नहीं है तो डायरेक्ट एंट्री पास कर दें, बैड डेट रिटर्न ऑफ या एक्सपेंस क्या है, कितना 3 से बैड रिटर्न ऑफ डेबिट और सब्सक्रिप्शन क्रेडिट। थोड़ा नीचे रखें, ओपनिंग 0 लिखना है ना मैंने, ओपनिंग में 0 लिखना है ना मैंने, ठीक। बैड डेट रिटर्न ऑफ, ठीक है जी, कितना। तो ये जनाब आपको नजर आ रहा है, पहले 16 क्लोजिंग लिखना था लेकिन फिर हमने उसमें से 3 निकाल के उसको राइट ऑफ किया, क्लोजिंग में हमने 13 लिख दिया। तो मसला, हाँ जी। अच्छा जी नेक्स्ट देखें जी, कितने गया कितने गया। आगे कहता है सम ऑफ द प्लेयर्स स्टार्टेड पेइंग, ये रिटर्न ऑफ वाला हो गया ना, ड्यूरिंग द ईयर। अगला पॉइंट है सम ऑफ द प्लेयर्स स्टार्टेड पेइंग सब्सक्रिप्शन इन एडवांस फॉर द होल ईयर रिसीविंग 20% डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंटेड अमाउंट आ रही होगी, हमें इससे क्या, हमने उनको डिस्काउंट दिया होगा, वो एडवांस देने लग गए। हमने कहा जी एडवांस दे दो, 20% कम दे दो, भागे भागे आने लग गए। तो ये 15 वही है, प्लेयर सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुई है ड्यूरिंग द ईयर एडवांस में, कहता है 40% ऑफ दीज सब्सक्रिप्शंस शुड बी कंसिडर्ड एज एडवांस एज एट 30 जून 24, यानी बाकी फिर दौरान साल का होगा। जैसे किसी ने जून में दिया तो उसके 7 महीने इनकम बना लेंगे, ये तो सिर्फ 5 महीने उनका एडवांस। जिसने अगस्त में दिया होगा उसके 5 महीने एडवांस, जिसने अक्टूबर में दिया होगा तो उसके 4 महीने, इस तरह 2 3 4 5 6, वो उसने फिगर बता दी कि आप टेंशन ना लो, हम बताते हैं कि ये जो 15 है इसका कितने परसेंट, 40% क्लोजिंग में क्या है एडवांस। 15 का कितना बनता है 6। ओपनिंग एडवांस कितना है, सवाल में कोई नहीं बताया, वो कह रहा है कि इसी साल में शुरू हुआ है काम। अब 2 चीजें होती हैं इनकम के लेजर में, एक कैश दूसरा इनकम। कैश तो आता है इस तरफ और इस तरफ आएगी इनकम। अब सवाल में कोई एक गिवन होगा, दूसरा बैलेंसिंग। क्या गिवन है, ये कैश ट्रायल में रिसीव पेड की फिगर पड़ी होती है, देखो रिसीव्ड 45 जमा 15 सारा ही रिसीव्ड है, 45 जमा 15 कितना 60। थोड़ा सा इधर करना इसको, कितना आ गया जी, कितना 62। ठीक है, ये सब्सक्रिप्शन इनकम। वर्किंग नंबर बताओ, वर्किंग नंबर 2 कितनी 62। क्लोजिंग एडवांस है तो लायबिलिटीज में सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, करंट में करना चाहिए था, खैर चलो। वर्किंग नंबर 2 में ही ये भी निकाली हमने 6 ये, ठीक है। और उसके बाद दूसरा क्लोजिंग क्या है, सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे करंट लायबिलिटीज लिख लेना, नॉन करंट करंट कर लेना, ठीक है। मैंने इसलिए नहीं किया, फिर मैंने बाइफर्केशन भी नहीं की जी। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, ये भी असल में वर्किंग 2 में ही छोटी सी कैलकुलेशन करके आपने 13 निकाला है, खत्म, ठीक है। चले अब ऐसा करते हैं, वैसे तो ये 2 से 3 मिनट का सवाल रह गया, लेकिन इधर देखें, ये पॉइंट भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया,
इधर से हमने ये फिगर भी उठा ली, ये फिगर भी उठा ली, कुछ और भी उठाया है नहीं, ठीक है। अब बाकी बस कागजी कार्रवाई है, 5 मिनट में ये पूरा हो जाना है सवाल। लेकिन आप इस पार्ट को आमिर भाई क्लोज नहीं करिएगा, ठीक है। हम नमाज के बाद आते हैं और इसको पूरा करेंगे, तो फिर ये आप कार्ड चेंज करिएगा, इसको भेज दीजिएगा, क्योंकि अब इस जगह पे रोकना भी मुनासिब नहीं है, ठीक है ना। तो इस पार्ट को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, 5 मिनट में ये सवाल पूरा होगा, फिर अगले सवाल में मूव करेंगे, आप कार्ड चेंज कर देना फिर, ठीक है। तो यहाँ पे पार्ट क्लोज कर दें, पार्ट 1 यहाँ पे क्लोज ना करें, पॉज कर दें, पार्ट 1 पॉज कर दें, हम नमाज के बाद इंशाल्लाह इसको रिज्यूम करते हैं जी। सवाल को कंप्लीट करते हैं, फिर इस पार्ट को क्लोज करते हैं। यहाँ तक हमने काम कर लिया था, आखिरी एडजस्टमेंट रह गई थी, ठीक है। आखिरी एडजस्टमेंट है, ड्यू टू सिग्निफिकेंट बैलेंस इन जनरल फंड। कहता है भाई जनरल फंड में बड़े पैसे इकट्ठे हो गए थे, खुद देख लेना। टोटल ये सारी फिगर्स ऐसे ही 96 मिलियन के तो टोटल एसेट्स हैं, ऐसे ही थोड़े थोड़े एक्सपेंसेस हैं, और इधर देखो 102 मिलियन का जनरल फंड, काफ़ी पैसे इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा काफ़ी पैसे इकट्ठे हुए पड़े। SSC's बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैज डिसाइडेड टू एस्टेब्लिश अ फंड, तो ये इंटरनल रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, विद 24 मिलियन टू कंट्रीब्यूट टू द स्कूल फी ऑफ प्रॉमिसिंग चिल्ड्रन फ्रॉम द टाउन, पेरेंट्स कैन अप्लाई फॉर अ ग्रांट। तो हम अलग करके रख लेते हैं, अब वो कितना अप्लाई किया वो उधर आ रहा है ट्रायल के अंदर के जितने खर्चे हुए, ठीक है। तो इस आखिरी पॉइंट का काम क्या करना है, हमने इसको हमने ट्रांसफर करना है स्कूल फी फंड, कितना जी 24, यहां से निकाल के यहां पे रख ले, खत्म कहानी। बस इसका यही काम था। अब रह गया ट्रायल, बाकी चीजें इसमें रख देते हैं। तो एक्रूड एक्सपेंसेस पेएबल हैं। एक तीसरी किस्म का ट्रायल भी है, सवाल पूरा करके फिर दिखाता हूं ताकि सवाल में अब फिर ब्रेक ना आए, ठीक है। ये एक्रूड यानी पेएबल, एक्सपेंसेस पेएबल हैं, तो आपकी लायबिलिटीज के अंदर एक्रूड एक्सपेंसेस आ जाएंगे। तंगी हो गई यहाँ पे, चलो अल्लाह करेगा और कुछ नहीं होगा। कितने जी एक्रूड एक्सपेंसेस? 27 है, कितने? 17, ठीक है, 17 आ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जी ट्रायल में, देखो कैश एंड बैंक कहाँ जाएगा? करंट एसेट्स में कैश एंड बैंक कितना है जी? 12 और बोलो तो, रिपीट कर दो, सुते हुए हो की कर दो। हाँ 12 मैंने बोला तो यस नो तो करो ना, गूंगे पता नहीं कहां से आ गए। कंट्रीब्यूशन डन, डेप्शन डन, जनरल फंड का ओपनिंग 102 गिवन, वरना निकालना पड़ता है, ये तो आसान सवाल होते हैं, ट्रायल में गिवन होता है। नेक्स्ट अदर एक्सपेंसेस कहां जाएंगे? एक्सपेंसेस में अदर एक्सपेंसेस कितने? 30, हाँ फूटो मुंह से। नेक्स्ट 38 हो गया, आगे बढ़ो। फिक्स्ड एसेट्स 96 के हैं और इनमें भी डेप्शन चार्ज हो चुकी है, बस उठाओ ट्रायल में से यहाँ की कितना। तो चवले बच्चों ने ये मारी होंगी कि इसको फिर डेप्रिशिएट कर दिया, 96 है ना, ठीक है। तो इसकी डेप्शन चार्ज हो चुकी है, 3 मिलियन इसकी डेप्शन चार्ज हुई थी, तो बाकी फिर इन्हीं की होगी। तो डेप्शन जो डेबिट साइड पे नजर आ रही है, तो मतलब डेप्शन डेबिट होकर दूसरी की एंट्री हो चुकी है। वो डेप्शन भी था तो वो क्रेडिट होकर ये नेट बुक वैल्यू आ रही है। एसेट पर भी, एसेट अकाउंट में भी किया था तो ये बुक वैल्यू बन चुकी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट 27 हो गया, पेमेंट फॉर स्कूल फीस। अब कुछ पेमेंट्स की हैं, 24 मिलियन अलग किया था, और एक बच्चे के लिए वालदैन जो है 50,000 तक मांग सकते हैं, तो इन्होंने 70 लाख रुपए यानी 7 मिलियन इस साल में एक्सपेंस कर दिया। अब चूंकि पैसे अलग कर लिए हैं, तो ये अब आपने इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस नहीं डालना। इसके साथ रेफर करें पास पेपर 17 MWH, जिसमें साथ लिख लें अपने पास रिसर्च फंड। सेम वही 100% सेम ट्रीटमेंट है, कोई नई चीज़ नहीं आई है आपके पास। तो 7 मिलियन है, इसको आप यहाँ पर लिख दें। क्या है जी? तो पेमेंट फॉर कितनी जी? तो इसकी एंट्री ये वो हुई, डबल एंट्री हुई पड़ी है, वो उन्होंने इस नाम से रखा हुआ है, पेमेंट फॉर स्कूल फी डेबिट कैश क्रेडिट। तो आपने यहाँ पर उसको उठाकर लिखना है, उधर एक्सपेंसेस में लिखने की बजाय यहाँ पे लिख देना है बस, ठीक है।
लास्ट हो गया सारा, नेक्स्ट कुछ नहीं है। ये हो गया, हो गया, हो गया, कहानी ख़त्म। सरप्लस रहता है जी, कोई चीज़ रहती है, ज़रा चेक कर लें, कुछ रहता तो नहीं। ये सवाल तो ये सवाली थी, बोलें जी। कितना? 12, नेट में 12 आया। ये सरप्लस है, सरप्लस है तो इसको जाके ऐड कर दो। क्लोजिंग 90 फेस पे चला जाएगा, ये 90, और इधर क्लोजिंग क्या आ गया? 17, तो ये भी जनाब आपका फेस पे चला गया। 17, 90, वर्किंग 1, वर्किंग 1, 17। ज़रा माजरत, थोड़ा सा यहाँ तंगी हो गई जी। आज के दिन में हो जाएगा। 140 इधर, सोल्यूशन पे चाती मार लें, थोड़ा फॉर्मेट डिफरेंट होता है, आंसर मैच किया करें बस। एंड वाला 4-5 चीज़ें देखें, एंड पर देख ही लेता हूँ मैं खुद ही। ये क्या हो गया? अच्छा वो नीचे था, ये 12, 148, ठीक है जी। 90, 17 सब वैसे ही है, बस उसने ज़रा हमारी तरह फंड वो नहीं बनाया। सही है। ओह जी, चले चले यहाँ पे पार्ट 1 क्लोज कर दें।